क्या कभी किसी ने सोचा है कि अ, हमारा अपना ही दिमाग हमारी सबसे अच्छी आदतों का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन जाता है? मतलब हम सभी के पास एक अदृश्य, कभी न खत्म होने वाली लिस्ट होती है ना? बिल्कुल, वो मुझे क्या करना चाहिए वाली लिस्ट। एग्जैक्टली एक ऐसी लिस्ट जिसमें वो सारी चीजें दर्ज होती हैं जो हमें करनी चाहिए, जैसे रोज सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करना, या जंक फूड को पूरी तरह से छोड़कर सिर्फ हेल्दी खाना, कोई नई भाषा सीखना, या फिर इंटरनेट पर मतलब बिना किसी मकसद के घंटों स्क्रॉल करने के बजाय कोई क्लासिक नॉवल पढ़ना। हाँ, और ईमानदारी से कहें तो वो लिस्ट अक्सर बस एक लिस्ट ही रह जाती है। सही बात है। हम में से ज्यादातर लोग इस लिस्ट को बस दूर से देखते रह जाते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन इसी बदलाव के मनोविज्ञान या कहें साइकोलॉजी ऑफ चेंज को डिकोड करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी आदतों को बदलना इतना मुश्किल आखिर होता क्यों है? क्यों हमारी जो इच्छा शक्ति है, जिसे हम विल पावर कहते हैं, वो हमें बार-बार धोखा दे जाती है? और सबसे जरूरी बात कि कैसे एक बार में एक छोटा कदम लेना ही स्थायी बदलाव का मतलब सबसे बड़ा और साइंटिफिक रहस्य है। बिल्कुल। तो आज मेरे साथ जो एक्सपर्ट हैं, हम मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को समझाएंगे। हाँ, और ये एक बहुत ही सटीक और जरूरी विषय है, क्योंकि बदलाव के बारे में बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उसे समझा और जीवन में लागू किया जाए। सही कहा। मतलब अक्सर लोग ये तो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का जो क्यों है, यानी कि इंसान का दिमाग बदलाव का विरोध क्यों करता है, वो अक्सर चर्चा से गायब ही रहता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मानव व्यवहार और हमारी बायोलॉजी किस तरह काम करती है, तब तक हम सिर्फ अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे और बस खुद को ही दोष देते रहेंगे। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये समस्या मतलब किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये हम में से हर एक इंसान की है। हम जो वर्तमान में हैं और भविष्य में जो एक आदर्श इंसान बनना चाहते हैं, उसके बीच एक बहुत ही गहरी और चौड़ी खाई है। हाँ, एक गैप है, बहुत बड़ा गैप। एग्जैक्टली लोगों को ऐसा लगता है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें रातों रात एक पूरी तरह से अलग इंसान बनना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान जो हमेशा कंसिस्टेंट हो, जो बिना थके मेहनत करता हो और मतलब जिसके पास असीम अनुशासन हो। हम अक्सर सेल्फ इंप्रूवमेंट को ना एक स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह देखते हैं। ओह वाह, ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाली तुलना बहुत ही दिलचस्प है ना? मतलब हमें लगता है कि बस रात को सोते समय एक बटन दबाना है, दिमाग के अंदर एक लोडिंग बार चलेगा और अगली सुबह हम एक नए बग फ्री और एकदम परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उठेंगे। लेकिन इंसान मशीन तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही वो उम्मीद है जो विफलता की सबसे पहली सीढ़ी बन जाती है। ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट वाली उपमा आपने दी, ये एकदम सटीक है, क्योंकि ये उस बेतुके और अवास्तविक दबाव को दिखाती है जो हम खुद पर डालते हैं। हाँ, मतलब हम खुद को ही सेटअप कर रहे हैं फेल होने के लिए। एग्जैक्टली जब कोई स्मार्टफोन अपडेट होता है तो उसका पुराना वर्जन मिट जाता है और नया वर्जन उसकी जगह ले लेता है। मशीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मानव मस्तिष्क के लिए अपनी वर्तमान पहचान को पूरी तरह से रातों रात मिटा देना एक बहुत बड़ा खतरा है। न्यूरोलॉजिकली अगर देखें तो दिमाग को आदतें पसंद है। पुरानी आदतें? हाँ, पुरानी आदतें चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वे दिमाग के लिए एक जाना पहचाना रास्ता होती हैं। अच्छा, तो मतलब दिमाग के लिए परफेक्ट बनने का ये जो दबाव है, वो शुरुआत करने से पहले ही एक सदमे जैसा होता है। बिल्कुल। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान इस तरह से काम नहीं करते कि हम कल सुबह उठें और मतलब एकदम नए इंसान बन जाएं। जब कोई व्यक्ति खुद को एक अलग इंसान के रूप में इमेजिन करता है, तो वो अपनी वर्तमान पहचान और उन सारे सर्वाइवल मैकेनिज्म्स को खारिज कर रहा होता है। तो दिमाग इसे खतरे की तरह दिखता है। हाँ, ये दिमाग के लिए बहुत डरावना होता है। ये एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कर देता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब इंसान खुद को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन उसका अपना ही दिमाग उससे लड़ रहा होता है। मैं उन रोजमर्रा के उदाहरणों के बारे में सोच रही हूँ। मान लीजिए कि कोई इंसान जो सालों से अपनी डेस्क जॉब कर रहा है और कोई व्यायाम नहीं करता, और वो अचानक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता है कि वो हफ्ते में 6 दिन सुबह जल्दी उठकर जिम जाएगा। या फिर कोई इंसान जो रोज रात को मीठा खाने का आदी है, वो अचानक तय करता है कि कल से वो सिर्फ उबली हुई सब्जियां और कीटो डाइट फॉलो करेगा। हाँ, और शुरू में वे बहुत एक्साइटेड होते हैं। बिल्कुल।
शुरुआत में तो ये बहुत ही शानदार लगता है। लोग नई किताबें खरीदते हैं, महंगे जिम के कपड़े खरीदते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाकर बदलने की कोशिश करते हैं। और ईमानदारी से कहूँ तो ये कुछ समय के लिए काम भी करता है। लोग 1 या 2 हफ्ते तक जिम जाते भी हैं। हाँ, वो शुरुआती ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। इसे हम मोटिवेशन का हनीमून पीरियड कह सकते हैं। इस दौरान दिमाग डोपामाइन और एड्रेनालिन से भरा होता है। हनीमून पीरियड, ये सही शब्द है ना? एक नई शुरुआत का उत्साह इंसान को वो काम करने पर मजबूर कर देता है जो सामान्य रूप से बहुत कठिन होते हैं। लेकिन न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये स्थायी स्थिति नहीं है। ये एक मतलब कृत्रिम ऊर्जा है जो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो हनीमून पीरियड सच में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, जिम जाना छूट जाता है, उबली सब्जियों की जगह फिर से पिज़्ज़ा आ जाता है, और जो नॉवल लिखने का सपना था उसके पन्ने खाली ही रह जाते हैं। बिल्कुल। अंततः लोग वापस अपनी उन्हीं पुरानी आदतों के दलदल में फिसल जाते हैं। इस हर नई विफलता के साथ इंसान खुद से और भी ज्यादा निराश और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, जब शुरुआत में इतनी ज्यादा प्रेरणा होती है तो वो प्रेरणा अचानक गायब कहाँ हो जाती है? क्या ये सिर्फ अनुशासन की कमी है, या हमारा दिमाग पुरानी आदतों के उस आरामदायक दायरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि यहीं पर हम इच्छा शक्ति के भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ विल पावर को देखना शुरू करते हैं। दुनिया भर में लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रेरणा एक असीमित संसाधन है जिसे जब चाहे तब इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एक कुएं की तरह जो कभी नहीं सूखता। हाँ, लेकिन मनोविज्ञान और कॉग्निटिव साइंस हमें बताता है कि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है। इसे ईगो डिप्लीशन या कॉग्निटिव लोड की तरह समझा जा सकता है। हर दिन जब इंसान फैसले लेता है, काम का तनाव झेलता है, ट्रैफिक में फंसता है, तो ये बैटरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। रुको, तो इसका मतलब है कि शाम तक आते आते जब हमें वास्तव में जिम जाना होता है या कोई किताब पढ़नी होती है, तब तक हमारे पास फैसला लेने की वो मानसिक ऊर्जा बचती नहीं है। सही कहा। जब इच्छा शक्ति की बैटरी खत्म हो जाती है तो दिमाग तुरंत अपने डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता है। और वो डिफ़ॉल्ट मोड क्या है? वे पुरानी आदतें जो उसके लिए आसान और परिचित है, क्योंकि पुरानी आदतों को दोहराने में दिमाग को कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। समस्या हमारी नीयत में नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे बदलाव को लागू करने की कोशिश की जा रही है। लोग एक ही बार में सब कुछ बदलना चाहते हैं, जो मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से अस्थिर है। मतलब सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा दिमाग में एमिगडाला नाम का एक हिस्सा होता है जिसे हम दिमाग का अलार्म सिस्टम कह सकते हैं। ये अलार्म सिस्टम किसी भी बड़े बदलाव को एक खतरे के रूप में देखता है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपना वजन कम करने के लिए जिम जा रहा है तो इसमें खतरा कैसा? दिमाग को तो खुश होना चाहिए कि हम शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं। वो जिम को खतरे की तरह क्यों देखेगा? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये विकासवादी जीव विज्ञान यानी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का हिस्सा है। आज से 10,000 साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब ऊर्जा बचाना ही जीवन बचाने का एकमात्र तरीका था। बेवजह कैलोरी बर्न करने का मतलब था मौत। ओ, तो हम अभी भी उसी पुराने हार्डवेयर पर चल रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारा आधुनिक दिमाग आज भी उसी पुराने हार्डवेयर पर चल रहा है। तो जब कोई इंसान अचानक तय करता है कि वो रोज भारी वजन उठाएगा और कम खाना खाएगा, तो एमिगडाला को लगता है कि कोई अकाल पड़ गया है या कोई बड़ा संकट आ गया है। बाप रे। हाँ, वो तुरंत अलार्म बजाता है और शरीर को वापस उस सुरक्षित स्थिति में खींचने की कोशिश करता है जहां कम ऊर्जा खर्च हो रही थी, यानी कि वापस सोफे पर बैठना और कैलोरी वाले खाने की तरफ भागना। ओह, तो ये पूरा खेल ऊर्जा बचाने का है। हाँ। और जब इंसान अपने ही दिमाग के इस सर्वाइवल मैकेनिज्म से बार बार हारता है तो उसे लगता है कि वो खुद ही कमजोर है। वो अपनी नीयत पर शक करने लगता है। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। लगातार मिलने वाली असफलता इंसान के आत्मविश्वास को गहरे स्तर पर तोड़ देती है। लोग यह मानने लगते हैं कि शायद उनमें ही कोई बुनियादी खोट है या वे कभी बदल ही नहीं सकते, जबकि असलियत में उनका दिमाग सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। बिल्कुल, वो बस उन्हें बदलाव के खतरे से बचा रहा होता है। और यहीं पर वो चीज आती है जिसे मैं आज के समय का सबसे खतरनाक चलन मानता हूं। ये जो इंटरनेट पर फैला हुआ सक्सेस और हसल कल्चर है। मतलब
कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोल लें, आपको ऐसे ढेरों क्लिप्स और मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे जिनमें तथाकथित गुरु जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। हाँ, वो जो कहते हैं कि नींद त्याग दो और 24 घंटे काम करो। एग्जैक्टली वो चिल्लाते हैं कि अगर आप सफल नहीं हुए तो ये पूरी तरह से आपकी गलती है। इसका मतलब है कि आपके अंदर आग नहीं है, आप उसे पर्याप्त शिद्दत से नहीं चाहते थे। ये विचार इतना आम और नॉर्मलाइज हो गया है कि आम लोग इसे परम सत्य मानने लगे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हाँ। अगर हम इस हसल कल्चर को एक उपमा के रूप में देखें तो मुझे ये एक बहुत ही खराब तैराकी कोच जैसा लगता है। कल्पना कीजिए कि एक इंसान गहरे पानी में डूब रहा है, उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता, वो घबराया हुआ है और वो कोच किनारे पर एकदम सुरक्षित खड़ा होकर उसे पानी का दबाव या तैरने की तकनीक सिखाने के बजाय सिर्फ ये चिल्ला रहा है कि तुम बचने की पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम्हारी मानसिकता कमजोर है और तेजी से हाथ पैर मारो। ये एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली उपमा है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हसल कल्चर न केवल गलत है बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक और जहरीला है। बिल्कुल, ये सिर्फ गिल्ट पैदा करता है। हाँ, यह सफलता और विफलता को पूरी तरह से व्यक्तिगत नैतिकता या मोरालिटी का पैमाना बना देता है। यह इस वैज्ञानिक तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है कि मनुष्य का दिमाग स्वभाव से ही बदलाव का विरोधी है। सच्चाई ये है कि बदलाव वास्तव में बहुत कठिन है। ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है। एग्जैक्टली, यह मानव स्वभाव है। जब हसल कल्चर कहता है कि तुम कमजोर हो तो वो इंसान को एक गहरे अपराध बोध या कहें गिल्ट में धकेल देता है। और मनोविज्ञान में ये एक स्थापित तथ्य है कि गिल्ट कभी भी लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव का कारण नहीं बन सकता। क्योंकि गिल्ट से तनाव बढ़ता है। बिल्कुल, गिल्ट सिर्फ तनाव बढ़ाता है और जब तनाव बढ़ता है तो इंसान फिर से आराम पाने के लिए अपनी उसी पुरानी खराब आदत की तरफ भागता है। यह एक दुष्चक्र है। तो बेसिकली ये हसल कल्चर लोगों को प्रेरित करने के बजाय उन्हें और गहरे अवसाद में धकेल रहा है। आप डूबते हुए इंसान को तब तक नहीं बचा सकते जब तक आप उसे ये न बताएं कि पानी काम कैसे करता है। सही कहा। यह जानना कि कोई इंसान आलसी या कमजोर नहीं है बल्कि उसका दिमाग सिर्फ अपना काम कर रहा है और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, ये सच में बहुत सुकून देने वाली बात है। हाँ, इससे लोगों के कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। लेकिन इस सब के बाद एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है, तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर एक ही झटके में खुद को बदलना काम नहीं करता और अगर हसल कल्चर का चिल्लाना सिर्फ हमें और ज्यादा अपराध बोध से भर रहा है, तो फिर समाधान क्या है? समाधान बहुत ही सरल है। क्योंकि जाहिर है हम जीवन भर अपनी बुरी आदतों के साथ तो नहीं रह सकते, हमें विकास तो करना ही है, आगे तो बढ़ना ही है। दैनिक जीवन में जो असंतोष और तनाव व्याप्त है उसे कम करने का कोई तो वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए। बिल्कुल है, समाधान बिल्कुल हमारे सामने है, लेकिन ये इतना सरल लगता है कि हमारा अहंकार अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देता है। जब इंसान ये समझ जाता है कि बदलाव मुश्किल क्यों है तो चीज़ें अचानक स्पष्ट होने लगती हैं। अपनी पूरी जिंदगी को रातों रात पलटने के बजाय स्थायी बदलाव का असली और न्यूरोलॉजिकल रहस्य एक बार में एक छोटा कदम उठाने में छुपा है, जिसे हम टाइनी स्टेप्स कहते हैं। हाँ, टाइनी स्टेप्स। मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक ना चाहूंगा, क्योंकि जब हम छोटे कदम की बात करते हैं तो क्या ये उन सालों की पुरानी और गहरी आदतों को सच में मिटा सकता है? बिल्कुल मिटा सकता है। मेरा मतलब है, जो इंसान रोज घंटों सोफे पे पड़ा रहता है, क्या उससे ये कहना कि तुम आज सिर्फ एक पुशअप लगाओ एक मजाक जैसा नहीं लगता? क्या ये तरीका उन लोगों के लिए भी काम करेगा जो खुद को आलसी लेकिन महत्वाकांक्षी मानते हैं, जिनके बड़े बड़े सपने हैं, किताब लिखना, मैराथन दौड़ना? क्या उनके लिए सिर्फ एक किताब का पन्ना पढ़ना या सिर्फ 2 मिनट ध्यान लगाना सच में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सुनने में बहुत ही अव्यवहारिक और धीमा लगता है। ये धीमा जरूर लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ इसका सबसे बड़ा जादू छिपा है। ये बिल्कुल काम करता है और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस न्यूरोलॉजिकल कारण है। छोटे कदम इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे दिमाग के उस हिस्से, उसी एमिगडाला को ट्रिगर नहीं करते जो बदलाव से डरता है। अच्छा, तो हम अलार्म को बजने से रोक रहे हैं। एग्जैक्टली। जैसा कि हमने बात की, दिमाग का अलार्म सिस्टम किसी भी बड़े बदलाव पर बज उठता है। जब कोई कहता है मैं आज से रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, तो एमिगडाला उस खतरे को भांप लेता है और कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन रिलीज करने लगता है, जिससे इंसान का दिमाग प्रतिरोध करने लगता है। और इंसान हार मान लेता है। हाँ,
लेकिन जब कोई कहता है मैं आज सिर्फ अपने जिम के जूते पहनूंगा और 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा, तो वो अलार्म बिल्कुल शांत रहता है। दिमाग इसे कोई बड़ा खतरा नहीं मानता। ये रडार के नीचे से निकल जाने जैसा है। ओह वाओ, तो ये तो सच में दिमाग को हैक करने जैसा हो गया। हम दिमाग के सर्वाइवल सिस्टम को बिना जगाए बदलाव को अंदर डाल रहे हैं। बिल्कुल, ये बिना किसी भारी दबाव के धीरे धीरे डोपामाइन और अनुशासन को फिर से वायर करने का एक बेहद शांत और प्रभावी तरीका है। अब यहाँ डोपामाइन की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन सिर्फ खुशी का रसायन है जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से मिलता है। सही कहा, लेकिन न्यूरोसाइंस में डोपामाइन वास्तव में एक लर्निंग केमिकल है। लर्निंग केमिकल मतलब ये सीखने में मदद करता है? हाँ, जब कोई व्यक्ति वो एक छोटा कदम पूरा करता है, चाहे वो सिर्फ एक पन्ना पढ़ना हो या एक पुशअप लगाना हो, तो उसे एक छोटी सी जीत का एहसास होता है। ये सफलता दिमाग में थोड़ा सा डोपामीन रिलीज करती है। ये डोपामीन दिमाग को ये संदेश देता है कि ये काम अच्छा था, इसमें कोई खतरा नहीं था और हमें कल इसे फिर से करना चाहिए। कमाल है, यानी डोपामाइन उस नई आदत को दिमाग के न्यूरल पाथवे में पक्का कर रहा है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। एकदम सही। जब लगातार कई दिनों तक वो छोटा काम किया जाता है, तो दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में नए कनेक्शन बनाने लगते हैं। शुरुआत की बाधा इतनी छोटी कर दी जाती है कि इच्छा शक्ति के खत्म होने का कोई डर ही नहीं रहता। तो ये उन आलसी लेकिन महत्वाकांक्षी लोगों के लिए तो परफेक्ट है। बिल्कुल, ये उनके लिए सबसे बेहतरीन रणनीति है, क्योंकि महत्वाकांक्षा तो उनके पास है, बस वे शुरुआत के उस पहाड़ जैसे दिखने वाले काम से घबरा जाते हैं। जब काम सिर्फ 2 मिनट का होता है, तो आलस्य उस पर हावी नहीं हो पाता। सालों पुरानी आदतें रातों रात नहीं बनती, तो वे रातों रात टूटेंगी भी नहीं। उन्हें एक एक छोटे कदम से ही रिप्लेस किया जा सकता है। ये पूरी चर्चा वाकई बहुत सी भ्रांतियों को तोड़ती है। हमने शुरुआत की थी उस खाई को समझने से जो वर्तमान के हमारे स्वरूप और भविष्य के आदर्श स्वरूप के बीच है, और हमने देखा कि कैसे हम अक्सर खुद से जो असंभव उम्मीदें लगाते हैं वही हमें नीचे गिराती हैं। वो सॉफ्टवेयर अपडेट वाला ख्याल पूरी तरह से बेमानी है। हाँ, वो बस एक भ्रम है। बदलाव के लिए एक पूरी तरह से नया इंसान बनने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमें उस इंटरनेट के हसल कल्चर द्वारा दिए गए अनावश्यक और जहरीले अपराध बोध को ढोने की जरूरत है। असली ताकत इस बात को स्वीकार करने में है कि बदलाव अपनी प्रकृति में ही एक कठिन प्रक्रिया है। ये सच को स्वीकार करने के बारे में है। बिल्कुल, ये हमारे दिमाग की एवोल्यूशनरी वायरिंग और ऊर्जा बचाने के उस प्राचीन सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई है, और इस लड़ाई को इच्छा शक्ति की ताकत से या खुद पर चिल्लाकर नहीं, बल्कि समझदारी, विज्ञान और छोटे छोटे कदमों से ही जीता जा सकता है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। ज्ञान तभी सशक्त बनाता है जब वो हमें हमारे अपने व्यवहार के प्रति अधिक जागरूक और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। जब हम अपनी सीमाओं को, विशेष रूप से अपनी बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल सीमाओं को समझते हैं, तभी हम प्रभावी रूप से उन सीमाओं के पार जाने का रास्ता खोज सकते हैं। एक बार में एक छोटा कदम उठाना किसी कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ का प्रमाण है। ये दिमाग के साथ लड़ने के बजाय दिमाग के साथ मिलकर काम करने का तरीका है। बहुत ही उम्दा बात। तो जैसे जैसे हम आज की इस गहन चर्चा को समेट रहे हैं, मुझे एक ऐसे विचार का एहसास हो रहा है जिसने इस पूरी बातचीत के दौरान मेरे सोचने का नजरिया थोड़ा बदल दिया है। हमने स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट वाली उपमा से बात शुरू की थी। हाँ, अब मशीनें नहीं हैं जिन्हें एक कमांड से रीबूट किया जा सके। हम जैविक प्राणी हैं, और प्रकृति में कोई भी बदलाव अचानक या एक झटके में नहीं होता। ये सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है। अगर इंटरनेट का हसल कल्चर गलत है और बदलाव वास्तव में इंसान की प्रकृति के खिलाफ एक कठिन संघर्ष है, तो शायद हमारी सबसे बड़ी बाधा अनुशासन की कमी या अच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि खुद के प्रति सहानुभूति यानी सेल्फ कंपैशन की कमी है। ये बहुत ही गहरी बात है ना? क्या होगा अगर हम अपनी पुरानी और खराब आदतों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने के बजाय उन्हें बस पुराने और थके हुए बचाव तंत्र के रूप में देखें? ये वो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं जिन्हें हमने ही किसी समय खुद को तनाव, थकान या दुनिया की मुश्किलों से बचाने के लिए बनाया था। हमारा दिमाग बस हमारी रक्षा कर रहा था। बिल्कुल, वो सिर्फ हमें सुरक्षित रखना चाहता था। और अगर वे सिर्फ पुराने बचाव तंत्र हैं जो अब हमारे काम नहीं आ रहे, तो शायद उन्हें कठोर सजा, नफरत या गिल्ट की जरूरत नहीं है। शायद उन्हें सिर्फ एक छोटे से कोमल बदलाव की जरूरत है,
ये एक ऐसा विचार है जो हम सभी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि अगली बार जब हम फेल हों तो क्या हम खुद पर चिल्लाएंगे या खुद को एक छोटा कदम उठाने का मौका देंगे। मुझे लगता है कि ये सोचने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विचार है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।